हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इनकम टैक्स क्लास। आज की क्लास में जो आप पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ मोर देन वन ओनर। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, जिसे हम कहते हैं को ओनर्स, तो अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं तो इनकम कैसे कंप्यूट होगी। अच्छा, पहले तो आपको एक बात बता दूं, जैसे रजिस्ट्री के पेपर में बायर है ए बी सी, राइट, तीन तीन बायर हैं और ये बात नहीं लिखी गई है कि इनका शेयर कितना है। तो पता है क्या माना जाता है, ए बी सी इक्वल शेयर होल्डर हैं उस प्रॉपर्टी में, बराबर की हिस्सेदारी है उस प्रॉपर्टी में, यानी कि 1/3 शेयर इज ऑफ ईच ए बी एंड सी। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सबकी ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी डिफरेंट है, राइट। अगर ओनरशिप डिफरेंट होती है तो रजिस्ट्री के पेपर में जब मकान खरीदा जाता है तो उसके जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं उसमें ओनरशिप भी डिफाइन की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए ओनरशिप ए की आधी है और बी और सी की चौथाई चौथाई प्रॉपर्टी है, तो पता है एग्रीमेंट पेपर में ऐसा लिखा होगा कि द ओनरशिप ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। बताया होगा कि प्रॉपर्टी में ओनरशिप कितनी है, 50% ऑफ ए, 25% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी। इस तरीके से बताया जाएगा। अगर ये बताया जाता है कि प्रॉपर्टी का बायर जो है ए बी सी है और ओनरशिप का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओनरशिप का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो यही एज्यूम किया जाता है कि दे आर इक्वल ओनर। तो यानी इक्वल ओनर के केस में परसेंटेज डिफाइन होना एग्रीमेंट में जरूरी नहीं होता है। नाउ टैक्सेशन कैसे होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट की जाती है। अगर एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसके दो ओनर हैं ए और बी, दोनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदी और दोनों मिलकर सेल्फ ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की ही एनएवी नील हो जाएगी क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। अब ब्याज की बात करें तो ब्याज का डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो लिमिट 30,000 रुपए की है। मतलब ऐसे मान लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर हैं तो सभी को ओनर को 2-2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी। ये सबसे मस्त बात है, यानी ए बी दोनों ओनर हैं तो दोनों की एनएवी नील है, लेकिन दोनों को 2-2 लाख रुपए तक के ब्याज की लिमिट मिल जाएगी। यानी अगर उस हाउस प्रॉपर्टी का ब्याज 4 लाख रुपए जा रहा है, उस हाउस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए लोन लिया गया था उस हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए और उस पर ब्याज जा रहा है 4 लाख रुपया, तो दोनों को ही 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। हाँ, 5 लाख रुपए अगर ब्याज जा रहा होगा तो 2.5 लाख रुपए दोनों का ब्याज हुआ, लेकिन लिमिट होती है 2-2 लाख रुपए की, इसलिए 2-2 लाख रुपए का दोनों को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, यही अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी होती है और 5 लाख रुपए का ब्याज जा रहा होता तो कितनी डिडक्शन मिल पाती उसको, 2 ही लाख रुपए। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में फायदा होता है जब एक से अधिक ओनर होते हैं, क्योंकि सभी को 2-2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है। नाउ कमिंग टू लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है सर, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में अगर एक से अधिक ओनर हैं तो उस प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे निकाली जाती है एज इफ देयर इज ओनली वन ओनर। मतलब भूल जाइए कि उसके एक से अधिक ओनर हैं, आप प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दीजिए, जैसे भी आप निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकाल दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, जो भी इनकम आई है सारे को ओनर्स में डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर। अब ये शेयर क्या है, अगर शेयर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली शेयर इक्वल होता है, और अगर शेयर दिया हुआ है तो जो भी शेयर दिया हुआ है उस रेशियो में आप इनकम को बांट दीजिए। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इनकम एक साथ निकलेगी, फिर डिवाइड कर दी जाएगी। हालांकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएवी नील होगी और सभी को 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये 2-2 लाख रुपए की सभी को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाएगी इस लिमिट तक। इसका फायदा कितना बड़ा है ये शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं। देखिए, आपको ना 2 लाख रुपए तक का ही इंटरेस्ट अलाउ होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है, हाउसिंग लोन की बात करें तो मान लीजिए मोटा मोटी 8% चल रहा है। तो कितने रुपए का लोन होगा जिसका ब्याज 2 लाख रुपए आएगा,
2 लाख डिवाइडेड बाई 8%, तो ये आएगा 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए का लोन लेके कौन सा मकान खरीदा जाएगा आज की तारीख में? कोई नहीं। कोई मकान का परचेज, कोई फ्लैट परचेज, कंस्ट्रक्शन कुछ हो सकता है क्या 25 लाख रुपए में? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल सा भी 2 BHK फ्लैट खरीदने जाएंगे एक मीडियोकर शहर में, ठीक है, मेट्रोस की बात नहीं कर रहे हैं, तो भी 1 करोड़ रुपए का है। यानी एक ठीक ठाक मकान आप खरीद रहे हो या बनवा रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि 2 करोड़ रुपए आपके लगते हैं, और 8% का ब्याज के हिसाब से ब्याज हो जाएगा 16 लाख रुपया। ठीक है, और अगर हम इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, हमने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो हम 16 लाख रुपए का ब्याज भरेंगे, लेकिन डिडक्शन कितनी मिलती है? सिर्फ 2 लाख रुपए मिलती है। सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेगी। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी के 4 को ओनर होते तो पता है फायदा हो जाता। फायदा कैसे हो जाता है? सभी को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती, यानी 16 लाख रुपए के ब्याज में से 8 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती। ये है फायदा। अगर इस प्रॉपर्टी के 4 को ओनर होते तो चारों को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती। इज दिस क्लियर टू ऑल? राइट। चलिए अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर, सेक्शन 26। समटाइम्स द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और द बिल्डिंग्स एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयरटू is owned by 2 or more person who are known as co-owners. In such cases, if their respective share are definite, respective shares are definite मतलब पहले से बताया हुआ है, and ascertainable, such person shall not be assessed as an AOP in respect of such property. तो कह रहा है कि ऐसे केस में हम उसको AOP ट्रीट नहीं करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। राइट, अगर 3 ओनर हैं प्रॉपर्टी के तो ये नहीं कहलाएगा कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और जो भी इनकम है वो AOP की है। नहीं भाई, वो उन तीनों की इनकम है। एक प्रॉपर्टी में अगर ज्वाइंट ओनर है तो जो ज्वाइंट ओनर्स है उनकी इनकम है। बट द शेयर ऑफ ईच सच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम एज अंडर। और वो उन्हीं पर्सन की इनकम में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाई ईच को ओनर। अगर सेल्फ ऑक्युपाई किए हैं ओनर्स तब क्या होगा? Where the house property owned by co-owner is self-occupied by each co-owner, the annual value of the property of for each of such co-owner shall be nil. तो अगर एक प्रॉपर्टी के 3 को-ओनर हैं तो तीनों की एनएवी नील हो जाएगी। एंड ईच ऑफ द को-ओनर शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन ऑफ 2 लाख अंडर सेक्शन 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी। और सभी को-ओनर को 30,000/2 लाख रुपए तक जो भी लिमिट बनती है वहां तक का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। बी, when the entire or part of the property is let, जब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ऐसे मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की है। बस जैसे नॉर्मली एक ही पर्सन की है, मतलब हम कहना चाहते हैं कि नॉर्मली जब आप लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हो तो कैसे निकालते हो, वही तरीका अपनाइए। GAV लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस देन AV लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस इंटरेस्ट करके निकाल दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और सारे को ओनर्स में डिवाइड कर दीजिए वो इनकम उनके रेशियो में, जो उनकी ओनरशिप रेशियो है उसमें डिवाइड कर दीजिए। एज रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाई को ओनर इज लेट आउट, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड एज इफ दिस प्रॉपर्टी और पार्ट इज ओन्ड बाई वन ओनर, and thereafter the income so computed shall be apportioned among each co-owner as per their definite share. एक काम करते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, सुंदर नहीं बहुत ही ज़्यादा सुंदर एग्जाम्पल आपको कराने जा रहे हैं। आइए करिए, आपको एकदम पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, को ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के A, B और C। ठीक है,
ए ने, बी ने, सी ने ये सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये इतना हिस्सा इन्होंने लेट आउट कर दिया है। दिस इज द लेट आउट पोर्शन, ये लेट आउट कर दिए हैं ये लोग। कोनर कौन है इसके? ए, बी और सी है। एक एक फ्लोर इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। इन्होंने बनवाया क्या है? 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बनवाई है। अच्छा, 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट ए बी सी ने मिलकर बनवाई है। ये एक बिल्डिंग है या 6 बिल्डिंग है? ये 6 हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है? ध्यान दीजिएगा, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेट आउट पोर्शन इसमें से कितना है? लेट आउट पोर्शन 1/2 है, आधा। 6 में से 3 फ्लोर लेट आउट किया गया है, आधा लेट आउट है। अब क्वेश्चन आपको बताता है, मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस है 6 लाख रुपया, प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है 8 लाख रुपया, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए प्रॉपर्टी का है 9 लाख रुपया। रेंट जो आ रहा है ये मान लेते हैं कि 25,000 रुपया पर मंथ पर यूनिट का आ रहा है, मतलब 3 यूनिट किराए पे चल रही है ना। ठीक है, एक एक यूनिट का एक एक महीने का किराया 25,000 रुपया आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इस प्रॉपर्टी का 15 लाख रुपया है। ठीक है, तो अगर 15 लाख रुपया का इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये हो गया लेट आउट वाले पोर्शन का कितना इंटरेस्ट हो गया और एसओ का कितना हो गया? 7.5 लाख रुपया एसओ का इंटरेस्ट हो गया और 7.5 लाख रुपया एलओ का इंटरेस्ट हो गया। ये तो हम अपना कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अब हम सॉल्यूशन में अच्छा लिख देते हैं। अगर इंटरेस्ट 15 लाख रुपया है तो एसओ पोर्शन का कितना हो गया? 7.5 लाख और एलओ पोर्शन का कितना हो गया? 7.5 लाख। ठीक है। नाउ एसओ पोर्शन में ए बी सी 3 को ओनर हैं, तीनों की एनएवी नील होगी और तीनों को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B कितना मिलेगी? 7.5 लाख रुपए एसओ का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन लिमिट है 2 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो तीनों को 2-2 लाख रुपए मिल जाएगा, 6 लाख रुपए तो हुआ। ओवरऑल जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये इंटरेस्ट ही 5 लाख रुपए होता तो तीनों का मिला के 5 ही लाख रुपए की डिडक्शन होनी चाहिए थी। यहाँ पे तीनों को 2-2 लाख रुपया मिल जाएगा, मैक्सिमम सीलिंग जितना। यही तो मज़ेदार बात है, अगर एक ओनर होता ना तो 2 ही लाख रुपया मिलता। ये हो गया एसओ पोर्शन की इनकम। अब हम निकालेंगे लेट आउट पोर्शन की इनकम, एलओ पोर्शन। ठीक है, एलओ पोर्शन कितना है? 1/2 है। अब यहाँ पे तीनों की इनकम नहीं निकालनी है, इनकम निकालनी है एज इफ प्रॉपर्टी किसी एक की है। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब आधा आधा कर दीजिए तो, और एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा 3 लाख, फेयर रेंट कितना हो जाएगा? 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा 4.5 लाख और एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 25,000 गुणे 12 गुणे 3, 3 लाख इंटू 3 9 लाख रुपया। अब जीएवी निकलेगा। ठीक है, यह रुकिए, स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख देते हैं पूरा। स्टेप 1 कितना आएगा? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे आप, 4 लाख। फिर स्टेप 2 एंड एक्चुअल रेंट 9 लाख रुपया। स्टेप 3 जीएवी ए माइनस स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर 9 लाख रुपया। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, क्वेश्चन में नहीं दिया है, नील। 9 लाख रुपया एनएवी, ठीक है, यहाँ लिख दें एनएवी। लेस इसमें से लिखेंगे
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 9 लाख का 30%, 2,70,000, और लेस 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो जाएगा जैसा देख लीजिए, मैंने एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट 15 लाख का था तो एलओ आधी प्रॉपर्टी है तो 7.5 लाख रुपया इंटरेस्ट इसका होगा। क्या इसमें भी 6 लाख एलओ होगा? नहीं भाई, लेट आउट प्रोपोर्शन में थोड़ी ना कोई लिमिट होती है। तो 7.5 लाख रुपया ये पूरा हो गया एलओ। कितना आ जा रहा है आंसर? -1,20,000। अब ये -1,20,000 हो जा रहा है तो ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ए बी और सी में। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ए बी और सी में कितना हो जाएगा? -40,000, -40,000, -40,000। और एसओ प्रॉपर्टी का कितना था? तीनों की इनकम -2 लाख, -2 लाख, -2 लाख, यानी तीनों की ही इनकम कितनी है? इनकम फ्रॉम एचपी की जो इनकम है -2,40,000 है। आ रहा है सबको समझ में? समझ में ही नहीं आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा मुझे लगता है। अच्छा, एक ही बंदे का एक से अधिक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लिमिट कितनी होती है? 2 लाख, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ही प्रॉपर्टी में अगर 2 ओनर है तो दोनों को 2-2 लाख रुपए की लिमिट है। हर पर्सन को 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। हर मकान की 2 लाख की लिमिट नहीं होती, हर पर्सन की 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। ये आपने सीखा है। एक ही पर्सन का 2 मकान है तो भी लिमिट 2 ही लाख है, क्योंकि पर्सन की लिमिट 2 लाख है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, मकान की लिमिट 2 लाख नहीं है, पर्सन की लिमिट 2 लाख है। एक ही मकान में अगर 2 पर्सन है तो दोनों को 2-2 लाख की लिमिट है। नाउ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको किराया फॉरेन करेंसी में आता है तो आपकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी? क्या हम अपनी इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में डॉलर्स में कंप्यूट कर सकते हैं? नहीं, आपको इंडियन करेंसी में ही कन्वर्ट करना है। तो आपको ड्यूरिंग द ईयर 23-24 हर महीने किराया आया, BY 23-24 में हर महीने किराया आया। आपको अप्रैल में किराया आया, मई में किराया है, जून में किराया है, जुलाई में किराया आया, अगस्त में किराया, ऐसे करके पूरा मार्च तक, हर महीने मार्च 24 तक किराया आते ही गया। ठीक है, हर बार कितना किराया आ रहा है आपको $500 किराया आ रहा है हर महीने। लेकिन हर महीने के $500 का रेट अलग अलग है। यहाँ पे रेट था डॉलर का 80, ठीक है, यहाँ पे डॉलर का रेट था 81-50, यहाँ पे हो गया 83, यहाँ पे वापस से हो गया 82, फिर यहाँ 81-50 था। इस तरीके से हर बार डॉलर के रेट भी अलग अलग थे। तो ये $500 जो हमको हर महीने किराए के रूप में मिल रहा है, इसकी इनकम कितनी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मानी जाएगी? तो देखिए क्या बोलता है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में उसको बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? टीटी बाइंग रेट ऑफ एसबीआई ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है? 31/3/24। कह रहा है एसबीआई का टीटी बाइंग रेट लेंगे ऑन 31 मार्च 24 वाला, यानी कि पूरा का पूरा $500 इंटू 12 इंटू क्या मल्टीप्लाई करना है? एसबीआई का टीटी बाइंग रेट ऑन 31/3/24, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? दिस इज योर इनकम, दिस इज योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये एक्चुअल रेंट है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट करेंगे। ये दूसरा वाला स्टेप 2 है, एक्चुअल रेंट। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हर महीने अगर आपको फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो हर महीने के रेट पे कन्वर्ट नहीं करना है, आपको साल के आखिरी दिन वाले रेट पे कन्वर्ट करना है। वो भी किसका रेट लेना है? एसबीआई का लेना है।
ठीक है, कौन सा रेट लेना है? टीटी बाइंग रेट लेना है। अब आइए समझाते हैं ये टीटी बाइंग रेट वगैरह क्या चीज है। एक्चुअली जो फॉरेक्स का रेट होता है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, इसका टू वे कोट होता है। ठीक है, नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज टू वे कोट। जैसे अगर हम पूछेंगे आपसे कि आज डॉलर का रेट क्या है, या आप मुझसे पूछेंगे सर आज डॉलर का रेट क्या है, तो मैं ऐसे बताएंगे 82 रुपीज़ 20 पैसे, 82 रुपीज़ 70 पैसे, 82 रुपीज़ 20 पैसे डैश 82 रुपीज़ 70 पैसे। पता है इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर का रेट दो। हाँ, ये है डॉलर का रेट, 82 रुपया 20 पैसा और 82 रुपया 70 पैसा। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली जो पहला वाला रेट होता है ना, अब जिससे भी रेट लेंगे वो इसी तरीके का टू वे कोड देगा। ये जो पहला वाला रेट होता है ये कहलाता है बाइंग रेट, और जो दूसरा वाला रेट होता है उसको कहते हैं सेलिंग रेट। मान लीजिए एसबीआई से आपने पूछा कि डॉलर का रेट क्या है, तो वो ऐसे ही बताएगी, कहेगी 82.20 82.70। इसका मतलब होता है कि 82.20 बाइंग रेट है एसबीआई का, और 82.70 जो है 82 रुपये 70 पैसे सेलिंग रेट है एसबीआई का। यानी अगर मैं एसबीआई के पास जाऊंगा, मुझे डॉलर बेचना है, तो एसबीआई कितना रुपया देगी हमको? अब एसबीआई का आप देखिए बाइंग रेट, मुझे बेचना है, यानी एसबीआई को क्या करना है? खरीदना है। एसबीआई कह रही है मैं इस रेट का खरीदूंगी 82.20। एसबीआई जब डॉलर खरीदेगी ना लोगों से, तब 82 रुपया 20 पैसे का। लेकिन अगर एसबीआई बेचेगी डॉलर तो कितने का बेचेगी? 82 रुपया 70 पैसा। यही तो उसकी मार्जिन है। खरीदेगी 20 पैसा 82.20 में और बेचेगी 82.70 में, तभी तो धंधा चलेगा ना। यानी मैं अगर डॉलर लेने एसबीआई के पास जा रहा हूं तो कितने रुपए में एसबीआई देगी मुझे डॉलर खरीदना है, एसबीआई क्या रेट में देगी हमको? एसबीआई का देखो बेचने का रेट कितना है? 82.70। यानी मैं डॉलर इस रेट का खरीदूंगा, पब्लिक इस रेट का खरीदेगी। जो सेलिंग रेट है एसबीआई का वो पब्लिक का बाइंग रेट है, और जो एसबीआई का बाइंग रेट है ये पब्लिक का क्या है? सेलिंग रेट है। राइट, टीटी बाइंग रेट क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। दिस इज द फर्स्ट रेट इज बाइंग रेट। तो बस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एग्जाम में एसबीआई का दो रेट अगर दिया रहेगा तो जो पहला वाला रेट दिया होगा वो हमको पकड़ लेना है। ठीक है, अच्छा, कहीं आपसे टेक्निकल वर्ड यूज ना कर ले, क्योंकि फाइनेंस में बाइंग रेट नहीं बोला जाता, ये आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। बाइंग रेट को कहा जाता है बिड रेट। ठीक है, और सेलिंग रेट को कहा जाता है आस्क। तो ये भी वर्ड आप याद कर लीजिए, बिड और आस्क, क्योंकि मुझे डाउट है कि एग्जाम में कहीं ये वर्ड ना यूज कर ले। तो देखिए आपको सिर्फ ये नहीं है कि जनरल बात कर करके एक बात खत्म करनी है, क्योंकि फॉरेक्स में भाई फाइनेंस का वर्ड है फॉरेक्स। ठीक है, अब ये पूरा फाइनेंस वर्ल्ड में बाइंग रेट सेलिंग रेट तो होता नहीं, आम बोलचाल की भाषा में ये सब बोलते हैं हम लोग। तो कहीं अगर फॉरेक्स रेट दिया हो और फॉरेक्स को जैसे बोला जाता है वही टर्मिनोलॉजी एग्जाम में यूज कर ले, तब तो आप गए काम से। तो ये भी बात याद रहे आपको, इसलिए बता दे रहा हूं, बाइंग को बिड कहते हैं, सेलिंग को आस्क कहते हैं। अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे तो आपके लिए एक हेल्प है, बाइंग में भी बी होता है, बिड में भी बी होता है, सेलिंग में एस होता है, आस्क में बीच में एस होता है। बस कोई टेक्निक है बस आपको याद कराने के लिए, बाकी आप याद रखिए। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में और क्या कर सकता है? आपको एसबीआई के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बाइंग सेलिंग रेट दे सकता है, आरबीआई का भी बाइंग सेलिंग रेट दे सकता है। आप ध्यान देना, गलती ना हो जाए, आपको एसबीआई का बाइंग रेट पकड़ना है। ठीक है, नो एसबीआई का बाइंग रेट क्या है? 82 रुपया 20 पैसा। बन गया ये इनकम, 82 रुपया 20 पैसे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम करेंगे $500, $500 इंटू 12 इंटू 82 रुपया 20 पैसा। ये बन गया इंडियन करेंसी में एक्चुअल रेट। क्लियर है ना सबको? तो बस सिंपल सी बात है, यही करना है आपको। ना इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है को ओनर वाले प्रोविजन पे, सेक्शन 26 पे। आइए देख लेते हैं इसको, तो कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि बहुत सुंदर एग्जांपल मैंने खुद ही करा दिया है को ओनर का आपको। 3 भाई हैं ए बी एंड सी, हैविंग इक्वल शेयर, अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट। 6 आइडेंटिकल यूनिट है, ए बी सी, 3 भाई हैं, तीनों को ओनर है। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 31/5/1997। बहुत पहले ही प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई थी 1997 में ही।
यानी अगर लोन वोन लिया भी गया होगा तो उसके पहले का ही होगा। आज अगर ब्याज के डिडक्शन की बात भी करेगा तो 30,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो लोन बाकी होगा तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे ये कहता है कि लोन जो होना चाहिए 1,499 के पहले का होना चाहिए। अरे प्रॉपर्टी 1,499 के पहले की तो लोन तो और भी पहले का होगा ना, प्रॉपर्टी बनने के बाद का लोन थोड़ी ना होगा, प्रॉपर्टी बनने के पहले का ही लोन होगा, तो इस डेट के भी पहले का लोन होगा। Each of them occupies 1 unit for his residence and the other 3 units are let out at a rent of 12,000 per month per unit। एक एक यूनिट ऑक्युपाई किए हैं सब और बाकी के 3 यूनिट को किराए पे दे दिए। 12,000 रुपये पर मंथ पर यूनिट का किराया आता है। मोटा मोटी ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने आपको कराया था। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है एंड द म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 40% ऑफ सच म्यूनिसिपल वैल्यू। अच्छा, 40% म्यूनिसिपल टैक्स लग जाता है। विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये पे भी हो गया था। अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। बाकी क्या क्या खर्चे लगे हैं? रिपेयर का खर्चा लग गया 25,000 रुपये। क्या इससे कोई मतलब होता है? नहीं, रिपेयर के खर्चे से कहाँ कोई मतलब होता है। 30% सरकार इसीलिए तो देती है कि ये सब खर्चे आप कवर करें। कलेक्शन में किराए के 15,000 लग गया, कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, क्या इससे कोई मतलब है? इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इंटरेस्ट की अलग से डिडक्शन मिलती है, यहाँ 24B वाली डिडक्शन मिलेगी, बाकी चीज से कोई मतलब नहीं था। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, रिमेन्ड वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3 मंथ, यानी लॉस ड्यू टू वैकेंसी का केस है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया 3 महीने का, 36,000 रुपये लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। ए कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ एज ही वॉज ट्रांसफर टू मुंबई। ए अपनी यूनिट को 6 महीने तक ऑक्यूपाई नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या अनऑक्यूपाइड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट हो जाता है। ठीक है ना। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। कंप्यूट द इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द 3 ब्रदर्स फॉर 24-25 कर देंगे हम लोग, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले तो लेट आउट पोर्शन कर लीजिए। लेट आउट पोर्शन म्यूनिसिपल वैल्यू आधा कर दीजिए, 3 लाख रुपया। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो ये हो गया स्टेप 1, क्योंकि बाकी चीज़ दिया ही नहीं है। स्टेप 2 होता है एनुअल रेंट। ठीक है, एनुअल रेंट कितना होगा? 12,000 रुपया 12 महीने तक 3 यूनिट का, हर यूनिट का 1 महीने का 12,000 था ना, तो 12,000 इंटू 12, तो ये साल भर का 1 यूनिट का हो गया, इंटू 3 कर दिए तो तीनों यूनिट का हो गया। कितना हो गया? 4,32,000 रुपया। ठीक है, वैकेंसी वाले केस में क्या होता है? स्टेप नंबर 3 जीएवी जो होता है वैकेंसी वाले केस में कैसे होता है? अगर स्टेप 1 ज़्यादा है, स्टेप 1 ज़्यादा है तो स्टेप 1 ही क्या बनेगा? जीएवी। लेकिन अगर स्टेप 2 ज़्यादा है तो वे जीएवी क्या बनेगा? स्टेप 2 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यही ना होता है, अगर स्टेप 2 ज़्यादा है तो स्टेप 2 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी बनेगा। तो स्टेप 2 4,32,000 था माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 4,32,000 माइनस 36,000, 3,96,000 जीएवी हो गया। दिस इज योर जीएवी। ठीक है, अगर स्टेप 1 ज़्यादा हो जाता ना, ये वाला अगर ज़्यादा हो जाता तो यही बन जाता आपका जीएवी, तब नहीं लॉस ड्यू टू वैकेंसी को कंसिडर करते। लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस तब की जाती है जब स्टेप 2 बराबर हो स्टेप 1 के, या फिर स्टेप 2 ज़्यादा हो। तो ठीक है भाई, स्टेप 2 ज़्यादा था, 36,000 रुपये घटा दिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 3,96,000 जीएवी हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना बता रहा है, जल्दी से देखिएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस 40% है। ठीक है, आधी प्रॉपर्टी का टैक्सेस यहाँ से घटेगा बस। ठीक है, तो 6 लाख रुपए का 40%, 2,40,000 पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्सेस है। आधा कर दो टैक्सेस को भी, 1,20,000। एनएवी हो गया 2,76,000। अब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो, 82,800। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, आधा प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी घटाओ, कितना हो जाएगा? 1,26,000 रुपया। कोई लिमिट लगेगी क्या 1,26 पे? नहीं लगेगी भाई साहब, लेट आउट पोर्शन की बात हो रही है। 1,26,000 रुपये ये डिडक्शन। अब ये दोनों मिला के डिडक्ट करने के बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आ गई 67,200। तीनों भाइयों में डिवाइड कर दोगे 22,400 इनकम हो जाएगी। नाउ कमिंग टू सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में क्या होगा? तीनों की एनएवी नील हो जाएगी। ब्याज की डिडक्शन कितनी हो सकती है?
इसका आधा करो, आधा सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, 1,26,000 रुपया। लिमिट कितनी है? 30,000 रुपये, लेकिन तीनों को 30,000 रुपये मिल सकती है। हाँ, तो तीनों को 30,000 रुपये मिलेगी तो भी इससे कम ही है, ठीक है, मिल जाएगी। हालांकि मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि 1,26,000 रुपया सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का ब्याज हुआ, यानी एक भाई पे ब्याज गया कितना? 42,000 रुपया, और तीनों भाइयों को 30,000 रुपये की लिमिट मिलती है, तो इसलिए तीनों को 30,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। 42,000 तीनों के हिस्से आ रहा है ना ब्याज, तो 30,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी तीनों को। हालांकि यहीं पे अगर एक ही इंसान की प्रॉपर्टी होती तो क्या होता? सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का ब्याज बनता है 1,26,000, लेकिन डिडक्शन 30,000 मिलती। ठीक है, तीनों को 30,000 की डिडक्शन मिल गई, तो माइनस 30,000 रुपये उसकी इनकम आ गई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की। अब टोटल इनकम निकाल लेते हैं, तो लेट आउट पोर्शन का 22,400 था और सेल्फ ऑक्युपाइड का माइनस 30,000 है, यानी फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई? माइनस 7,600 ऑफ ऑल द थ्री। तीनों की 7,600 रुपये की निगेटिव इनकम आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना? टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को-ओनर। बस यही करना था आज की क्लास में। ठीक है, विल स्टॉप हियर।